नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कान्हा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका रेड लॉ लीगल अवेयरनेस चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के बारे में। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी तक निग्लेक्टेड है, और किस तरीके से अभी भी सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स के बीच में इन लोगों को इस एक्ट की कम जानकारी है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या फिर पेरेंट हैं और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस एक्ट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्ट के बारे में कि इसमें क्या प्राविधान है और किस किस तरीके से उन प्राविधानों का इस्तेमाल पेरेंट या फिर सीनियर सिटीजन्स के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी कि प्रियम्बल क्या है। तो अगर इंग्लिश में आप प्रियम्बल को इस स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें लिखा है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स and senior citizens guaranteed under the constitution and for the matters connected therewith or incidental thereto। तो देखिए, अभी तक पेरेंट्स को 2007 एक्ट तक मेंटेनेंस लेने का राइट था, बिल्कुल था, अपने बच्चों से वो ले सकते थे, क्योंकि इसके लिए सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोविजन दे रखा था। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जब ये प्रोविजन दिया गया था, तो इसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी और उसमें एक जुडिशियल प्रोसेस चलता था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा समय लगता था अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव से मेंटेनेंस लेने के लिए पेरेंट्स को। तो इसी के चलते ये एक्ट लाया गया कि जो सीनियर सिटीजन्स या फिर पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से या रिलेटिव से मेंटेनेंस ले सकें। और साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी प्राविधान किया गया कि स्टेट, यानी कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स की लाइफ और प्रॉपर्टी का भी प्रिजर्वेशन करेगी। तो ये हो गया हमारे इस एक्ट के उद्देश्य के बारे में कि किसी भी तरीके से और बेटर करना है सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर को। तो इसमें अब आते हैं कि डेफिनेशन क्या दी गई है सीनियर सिटीजन और पेरेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस का क्या मतलब है। मेंटेनेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट में। 2B में कहा गया है कि मेंटेनेंस विल इंक्लूड प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये मेंटेनेंस है सीनियर सिटीजन की। फिर अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पेरेंट इसमें कैसे डिफाइन किया गया। पेरेंट को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 2D, जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 2D के अंतर्गत पेरेंट का मतलब है मींस फादर और मदर, वेदर बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर, एज द केस में बी, वेदर और नॉट द फादर और द मदर इज अ सीनियर सिटीजन। तो इस बात से कोई मतलब नहीं सीनियर सिटीजन है कि नहीं और बायोलॉजिकल है कि नहीं। जो स्टेप मदर और फादर हैं वो भी पेरेंट की ही कैटेगरी में आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स द राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो इस एक्ट में आगे बात होगी कि प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजंस बने हैं इसमें। अगला एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटिव को समझने का। रिलेटिव 2G में डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया मींस एनी लीगल एयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर, मतलब जो रिलेटिव वो माइनर नहीं होना चाहिए, और एक ऐसी सिचुएशन में है वो रिलेटिव जो कि सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, यानी कि लाइन ऑफ सक्सेशन में वो क्लास B, C, D में आ सकता है एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2H, जिसमें सीनियर सिटीजन को डिफाइन किया गया है कैसे। सीनियर सिटीजन मीन एनी पर्सन बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव। तो आमतौर पर भी सबको पता है 60 ईयर्स के ऊपर वाले सीनियर सिटीजन होते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दी गई कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ना कि बाहर का। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग देश छोड़कर बाहर रहने लगते हैं और उनकी इंडियन सिटीजनशिप नहीं होती, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं या फिर बच्चे यहाँ पर होते हैं, तो वो लोग इस एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट का, वो है सेक्शन 4,
जो कि राइट देता है हर एक पेरेंट और सीनियर सिटीजन को कि वो मेंटेनेंस का डिमांड कर सकते हैं अपने बच्चों से, मतलब कि अपने जो डॉटर या सन है, और साथ ही साथ अपने किसी रिलेटिव से, अगर वो चाइल्डलेस हैं तो अपने किसी रिलेटिव से जो कि उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, कि उनको मेंटेनेंस का पैसा इनसे दिलवाया जाए। तो अगर किसी भी तरीके से आपके बच्चे, किसी सीनियर सिटीजन के बच्चे उस उनको मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, या फिर उनका सपोर्ट नहीं करते, उनका केयर नहीं करते, और उनको जो है उनका वेलफेयर इंश्योर नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अश्योर करने के लिए सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के सामने जाकर के, इस एक्ट के अंदर जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है वो आमतौर पर शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके यहाँ एप्लीकेशन आप लगा करके, सेक्शन 5 में एप्लीकेशन लगाई जाती है। वो एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन के द्वारा खुद, या फिर किसी वकील के माध्यम से, या फिर कोई सीनियर सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी हेल्प से फाइल करवा सकते हैं। और उसमें आपको ये अश्योर करना है कि आप ये चीज़ कैटेगरिकली मेंशन करें कि किस प्रकार के हालातों में आपको रखा जा रहा है, आपने उस बच्चे के लिए क्या क्या किया था, नहीं भी किया था तो कुछ कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चे की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर एक बच्चे के ऊपर कि वो अपने माता पिता का, और एक माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखे। तो इसी के चलते आपको ये सब मेंशन करना होगा किस तरीके से वो आपको मिसट्रीट कर रहा है, और आपको मेंटेनेंस के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कई जगह पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसको दूसरे किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी ये पावर डेलीगेट कर रखी होगी, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कि एप्लीकेशन किसके यहाँ फाइल होगी। इसमें कोर्ट फीस वगैरह का प्राविधान नहीं है, फिर भी अलग अलग स्टेट्स में अगर कोई फीस है तो वो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पता करके इसको फाइल कर सकते हैं। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 17, जो कि कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ट्राइब्यूनल के सामने वकील नहीं रिप्रेजेंट करेंगे और पार्टीज खुद अपना केस प्रेजेंट करेंगी। तो इस सेक्शन को बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर दिया। पंजाब हाई कोर्ट ने भी किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी किया है, केरला हाई कोर्ट ने भी किया है, क्योंकि ये वायलेट करता है सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट को। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक जो नॉर्मल सिटीजन है उसको कानून नहीं पता होता है और वो मिसगाइड हो सकता है। तो ऐसे में ये जो है एडवोकेट को प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए आप खुद एडवोकेट के थ्रू या वॉलंटरी एसोसिएशन के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं। अब आता है कि किन किन सिचुएशंस में आप केस फाइल कर सकते हैं। तो सिचुएशन है नंबर 1 कि अगर आपको मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, आपका वेलफेयर नहीं किया जा रहा है, या फिर आपके घर में आपके बच्चे रहते हैं, मेंटेन नहीं करते आपको, और आपको मेंटल एग्नी, फिजिकल एग्नी ये सब दे रहे हैं, तो आप उनको अपने घर से निकलवाने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तीसरा जो पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं वो इसलिए कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चे को इस विश्वास के साथ या इस अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट के थ्रू या किसी और तरीके से ट्रांसफ़र कर दी, और ये कहते हुए कि आप मुझे मेंटेन करेंगे, मतलब सीनियर सिटीजन को या पेरेंट को मेंटेन करेंगे। लेकिन आज के दिन हालात ये बन गए हैं कि बच्चों के द्वारा या उस रिलेटिव के द्वारा जिसको आपने गिफ्ट के थ्रू प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर दी, वो मेंटेन नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि ट्राइब्यूनल के सामने, और प्रेयर करेंगे कि आपके उस गिफ्ट डीड या सेल डीड या लीज डीड को कैंसिल करके प्रॉपर्टी आपके फेवर में रिस्टोर कराई जाए। इसी तरह इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप विश्वास करते हुए किसी को भी सेल डीड, लीज डीड या गिफ्ट डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बीइंग अ सीनियर सिटीजन, तो उसमें ये क्लॉज अवश्य डालिए कि ओल्ड एज में आप प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उससे किराया वसूल नहीं, किसी तरीके से उसका इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, और आप अब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों को या फिर किसी रिलेटिव को, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको, ताकि ओल्ड आपके इस एज में, जीवन के इस पड़ाव में, वो बच्चा या रिलेटिव आपका वेलफेयर एश्योर करेगा, आपको मेंटेन करेगा, आपको मेंटेनेंस के लिए फूड, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट और रहने की व्यवस्था, ये सब वो एश्योर करेगा।
तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करिए। अब आ जाते हैं, एक और इशू इसमें आता है जो कि अभी जुडिशियल डिसीजंस में बहुत कम डिसाइड हुआ है कि क्या सीनियर सिटीजन किसी को अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ जाके एविक्शन कराया जा सकता है। तो अगर आप अपने रेंट डीड में ये प्रोविजन मेंशन करते हैं कि मेरे पास कोई और साधन नहीं है जीवन में पैसे अर्न करने का जिससे कि मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊँ, और इस प्रॉपर्टी को मैं रेंट पर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे अपने खर्चे के लिए पैसे निकल पाएँ, और अगर मैं कभी रिक्वेस्ट करूँ तो ये लोग मेरा घर खाली करेंगे। अगर आप अपने रेंट एग्रीमेंट में बीइंग अ सीनियर सिटीजन ये क्लॉज लेकर चलते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एविक्शन एप्लीकेशन, अगर ये लोग घर नहीं खाली करते किराएदार, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ एविक्शन एप्लीकेशन लगा करके किराएदारों से भी घर खाली करा सकते हैं। अभी किसी हाई कोर्ट ने ऐसा कोई मैटर डिसाइड नहीं किया है, पर ऐसा पॉसिबल है इस लॉ के अंदर, और जो इसके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर स्टेट में एप्लीकेबल है, पर कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है। पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहते हैं और या देने की मजबूरी आ गई, तो ये क्लॉज जरूर डालिए कि आप ये अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास जीवन यापन के लिए और कोई जीवन यापन के लिए या खुद को मेंटेन करने के लिए पैसे कमाने का और कोई साधन नहीं है, और अब आप ये प्रॉपर्टी रेंट पर इसलिए देना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कलेक्ट कर सकें और खुद को मेंटेन कर सकें। और जो किराएदार है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जब भी आपको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खाली कर देंगे। ये क्लॉज अवश्य डलवाइएगा अपने रेंट एग्रीमेंट में। अब आते हैं कि इस कोर्ट में प्रोसीडिंग किस तरीके से इस एक्ट के अंदर चलती है। तो प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर समरी प्रोसीडिंग चलती है। आप अपने एप्लीकेशन में सब कुछ लिख करके दीजिए। अगर उसको नोटराइज करा करके एफिडेविट के फॉर्म में जमा करेंगे तो वो एज एन एविडेंस ट्रीट होगा। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसको कि एविडेंस, ओरल एविडेंस के फॉर्म में बोला जाता है, और आप एविडेंस लीड भी कर सकते हैं। तो ये है एक समरी प्रोसीडिंग। 90 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइम बाउंड किए गए हैं जो ट्राइब्यूनल है, कि जो ट्राइब्यूनल होगा सीनियर सिटीजन का वो 90 दिन में मैटर को डिस्पोज करेंगे। अगर 90 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिल पा रही है तो आप किसी सोशल वेलफेयर एडवोकेट के माध्यम से हाई कोर्ट में पिटीशन लगा करके और इस केस को जल्दी डिस्पोजल के लिए ऑर्डर भी ले सकते हैं रिट पिटीशन में जा करके बाय रिट ऑफ मैंडामस। ये 90 दिन में डिसाइड होता है। अगर फैसला किसी वजह से फेवर में नहीं आता है किसी पार्टी के तो वो पार्टी अपील कर सकते हैं जिसको कि अपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं, जो कि आमतौर पे कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर उस पूरे जो कमिश्नरेट डिवीजन होता है वहाँ के कमिश्नर के यहाँ पर अपील फाइल होती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग हो सकते हैं, या आपको वहीं से पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से कि कहाँ कहाँ हो सकता है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एविक्शन को लेकर के। तो बहुत सारे इस तरीके के केसेस हुए जहाँ पर कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जैसे कि सन और डॉटर इन लॉ, इन लोगों ने मेंटेनेंस नहीं करी अपने ओल्ड एज पेरेंट्स की, तो वहाँ पर एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट ने उनको एविक्शन का ऑर्डर दिया हुआ है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं, उसका आपको अभी इस स्लाइड के नीचे इस वीडियो में आप नाम पढ़ सकते हैं अगर आपको उनकी डिटेल में जानकारी करने की इच्छा हो। इम्पॉर्टेंट फैक्टर था ये कैंसिलेशन को लेकर के, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इम्पॉर्टेंट, जस्टिस ओका का। सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी 2022 का माननीय उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सीनियर सिटीजन ये साबित करने में नाकाम रहते हैं कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू, सेल के थ्रू या किसी और मीन्स के थ्रू अपने रिलेटिव या अपने बच्चे को ट्रांसफ़र किया था वो इस पर्पज़ से किया था ताकि वो बच्चा या रिलेटिव उनको मेंटेन करे, तभी एविक्शन हो सकती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं ये चीज़ लिखी जाए डीड में, लेकिन उसको किसी और किसी एविडेंस के थ्रू साबित करना पड़ेगा, जैसे कि जो एफिडेविट दें आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक अपने गिफ्ट डीड में ये मेंशन नहीं किया है तो आज के बाद अगर कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है वो कोई गिफ्ट डीड करना चाहता है तो इस क्लॉज को ज़रूर मेंशन करे और इस जजमेंट को भी पढ़े। 8-9 पेज का ही जजमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में आपको साइड में दिख जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि क्या
अगर बच्चों ने 1 साल से मेंटेनेंस नहीं करी है, मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे नहीं दिए सीनियर सिटीज़न या पेरेंट को, तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले 6-7 महीने का भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है बच्चों से? तो इस पे एक केस हुआ दिल्ली में, जहाँ पर कि कलेक्टर ने और कमिश्नर ने मना कर दिया, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के अंदर प्रीवियस एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस भी लिए जा सकते हैं, जब से मेंटेन नहीं किया जा रहा है सीनियर सिटीज़न को उनके द्वारा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटेनेंस ऑफिसर का सेक्शन 18 के अंतर्गत, जो कि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी करनी है अपने राइट्स के बारे में बीइंग अ सीनियर सिटीज़न, तो आप ये मेंटेनेंस ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, आमतौर पर इनका ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का जो ऑफिस होता है उसी के प्रेमाइसेस में होता है। और साथ ही साथ जो दूसरा फोरम है जहां आप अपने अधिकारों और अपने किस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए, अगर इसके बारे में आपको मुफ्त की जानकारी चाहिए, तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस जा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो कि आमतौर पर जिला न्यायालय, जनपद न्यायालय के यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेमाइसेस में होता है। अगला इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है इस एक्ट का वो है सेक्शन 23, जो कि राइट देता है हर एक सीनियर सिटीजन को और पेरेंट को कि अगर उन्होंने अपना कोई भी प्रॉपर्टी लीज के थ्रू ट्रांसफर करी हो या सेल डीड या गिफ्ट डीड के थ्रू अपने बच्चों को या रिलेटिव को ट्रांसफर करी हो, इस भरोसे के साथ कि वो उनका ख्याल रखेगा, मेंटेन करेगा उनको, पर वो अगर ऐसा करने में बच्चे या फिर रिलेटिव नाकामयाब होते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि ट्राइब्यूनल के समक्ष एप्लीकेशन लगा करके उस गिफ्ट को कैंसिल करा करके, उस गिफ्ट डीड को यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को कैंसिल करा करके और उस प्रॉपर्टी को अपने फेवर में रिस्टोर करा सकते हैं, भले उस पर जो है आपके बच्चे या रिलेटिव का कब्जा ही क्यों ना हो। इस कब्जे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हटवाते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पार्ट 9 में जो प्रोसेस दिया उसके तहत, और आपको ये प्रॉपर्टी अवश्य रिस्टोर होगी। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 24, जिसके अंतर्गत 3 महीने तक की सज़ा है और 5,000 तक का जुर्माना है उस व्यक्ति के खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ या उन रिलेटिव्स के खिलाफ जो कि सीनियर सिटीजन को अबेंडन करते हैं अपनी लाइफ से और उनका ख्याल नहीं रखते, उनको केयर और प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सीनियर सिटीजन सीधा पुलिस के पास जाकर एफआईआर करा सकते हैं और उस एफआईआर के बेसिस पे ये कार्रवाई अवश्य होगी। आपको डर किसी भी प्रकार का, इस एक्ट ने सब कुछ कवर किया हुआ है और आप अपने एक डिग्निफाइड सीनियर सिटीजन की लाइफ को जी सकते हैं इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब अगला इंपॉर्टेंट एक और प्रोविजन है सेक्शन 22 ब्रैकेट 1 यानी कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लाइफ और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बनाएंगी, स्कीम बनाएंगी। बहुत सारे स्टेट्स, दिल्ली ने जैसे दिल्ली, इन स्टेट्स ने प्रॉपर्टी की भी प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाए हैं, जिसमें कि कहा गया है कि जो एसएचओ हैं एरिया के, जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उन अपने एरिया के सीनियर सिटीजन्स की लिस्ट बनाएंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टी है और वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है इसकी भी लिस्ट बनाएंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति उसको एनक्रोच करने की कोशिश करता है तो उसको नाकाम किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी अगर आपको इस एक्ट को डिटेल में समझना है तो आप सीनियर सिटीजन एक्ट को पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्टेट को के रूल्स को पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं तो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में ही रहता है। और अगर आप कमेंट के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब मैं अवश्य देने का प्रयास करूंगा। तो ये था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको मदद करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।